सियारा भार्गव एपिसोड 90। अब आगे। अंजना सियारा को हंसते हुए देखकर बोली, कैसे बेशर्म लड़की है, कितने जोर जोर से हंस रही है। जैसे ही अंजना की बात सियारा के कानों से टकराई, उसने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। सॉरी फॉर वॉट वाइफी? सियारा आगे कुछ कहती कि उसके कान में भार्गव की डरावनी आवाज पड़ी, जिसे सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान हिल गया। सियारा ने घबराकर अपने पीछे देखा, जहां पर भार्गव अपने पैंट के जेब में हाथ डालकर खड़ा था। चेहरा भावहीन था, पर आंखें इतनी ठंडी और गहरी थी कि सामने वाला देखकर ही बेहोश हो जाए। उसे ऐसे देख सब लोगों ने अपना थूक निकला और अब भार्गव के कुछ कहने का इंतजार करने लगे। भार्गव ने एक नजर सियारा को देखा और फिर अंजना को देखते हुए बहुत ठंडी आवाज में बोला, इस हवेली में हंसना गुनाह है तो ठीक है, आज से 10 दिनों तक आप थोड़ा सा भी नहीं हंसेंगे, और अगर आप इस घर में हंसी तो आपको 1 महीने के लिए इस हवेली से दूर रहना पड़ेगा। सिर्फ हवेली से ही नहीं, पूरे फैमिली से। और अगर किसी ने उनसे मिलने की कोशिश की तो मेरा अगला टारगेट वो इंसान होगा। भार्गव की बात सुनकर सब सुन्न पड़ गए। अंजना गुस्से से बोली, माँ हूँ तुम्हारी, कल की आई इस लड़की के लिए तुम अपने परिवार से ऐसा सलूक करोगे? यही संस्कार दिए तुम्हें अवनी ने? फिर एक बार पूरे हवेली में पसर गया भयानक सन्नाटा। रूह कांप जाए ऐसा सन्नाटा। ये इंसान नहीं, चलता फिरता डरावना शैतान है। रियली वेरी 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 बिग स्कैरी डेविल। शैतानों का बाप है वो, शैतानों का बाप। अंजना के मुंह से ये सब कुछ सुनकर भार्गव के हाथों की मुट्ठियां बन गई। उसके हाथों की मुट्ठियां इस कदर कसी हुई थी कि उसके हाथों की सारी नसें उभर कर बाहर आ चुकी थी। जो उसके बिजनेस सूट पहनने के बावजूद वो कितना ज्यादा गुस्से में है, ये उसके पूरे शरीर से पता चल रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर सब लोग घबरा गए थे कि पता नहीं अब भार्गव क्या करेगा। लेकिन यह तो निश्चित ही था कि ये तूफान के पहले की शांति थी। अंजना जी भी घबराई हुई भार्गव को देख रही थी। उन्हें पता था उन्होंने जो शब्द कहे थे उसका पछतावा अब उन्हें होने वाला था। भार्गव ने अपने चेहरे पर इविल मुस्कान लिए अंजना जी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर डरावनी तरीके से अपने गर्दन को टेढ़ा करते हुए बहुत ही डरावनी तरीके से बोला, मेरे संस्कार यही है कि मैं आपको सिर्फ अपनी सजा दे रहा हूं कि आज पूरे 10 दिन हंसेंगे नहीं, वरना जिस तरह से आपने मेरी बीवी को जो शब्द कहे हैं, ऐसे शब्द कहने वाले के मैं सिर्फ हाथ पैर ही नहीं, जुबान भी काट दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे असली अवतार पर यहाँ पर मौजूद हो जाऊं तो फिर ठीक है, कहकर उसने वहां पर रखे छोटे से टेबल पर फ्रूट बास्केट रखा हुआ था, जिसमें फ्रूट साफ करके रखे होते हैं, और उसी के अंदर एक छोटा सा सूरा रखा हुआ था। भार्गव ने वह बड़े ही स्टाइल से अपने उंगलियों में पकड़कर अपने हाथ में ले लिया और फिर किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही अंजना की तरफ उस सूरे को फेंक दिया। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वहां पर क्या हुआ। सब लोग घबराकर अपनी आंखें फाड़कर भार्गव को तो कभी उस फेंके गए सूर्य को देख रहे थे, जो कुछ नहीं दूरी से भी परफेक्ट निशाने पर लगा हुआ था, और बस अब अंजना जी का गला रौंद कर वो आर पार हो जाएगा। लेकिन उस सूर्य की दिशा अलग होने के कारण वो उनके गर्दन को हल्का सा छूकर साइड में जाकर पिलर पर लग गया। अंजना जी के गर्दन पर हल्का सा कट लग गया था, जिसमें से खून बह रहा था। सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। वही सियारा ने तो अपने मुंह पर हाथ रखा और अपने घबराई हुई नजरों से भार्गव को देखने लगी। उसे तो पहले ही पता था यह हवेली ना होकर एक शैतानों की वह हवेली है, जहां पर सिर्फ मौत का खेल खेला जाता था। लेकिन यह सब कुछ उसे अपने आंखों से देखना पड़ेगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था।
आखिर इस हवेली का राजा था कौन, देवानंद सिंघानिया या भार्गव सिंघानिया? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बस शॉक होकर भार्गव को देख रही थी। वही अंजना के गर्दन पर कट लगते ही अंजना साइड में गिर पड़ी, क्योंकि वह इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि उन्हें सच में लगा था कि उनके गर्दन से आर पार सूरा हो जाकर लग चुका है और अब इस दुनिया में बची ही नहीं। अंजना जी को ऐसे देखकर भार्गव ने अपनी दाढ़ी को बुरी तरीके से, डरावनी तरीके से मसल दिया और अपने होठों के कुछ शब्द निकालते हुए बहुत ही डरावने तरीके से बोला, दिस वॉज ओनली अ टेलर, इफ यू वॉन्ट टू सी अ पिक्चर तो करो अपने मन की, क्योंकि भार्गव सिंघानिया किसी को दूसरा मौका नहीं देता। भार्गव की बात सुनकर सब लोग एक साइड हो गए। भार्गव ने तनिष्क, अन्वी, तृषा और सियारा को देखते हुए कहा, अगर तुम लोग जाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। उसके ऐसे कहते ही तनिष्क हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, हमें जाना है भाई। तो भार्गव ने उसे रोक कर देखा और फिर पूछा, तो किसका इंतजार कर रहे हो? उसके ऐसे कहते ही तनिष्क ने जल्दी से अन्वी और तृषा को इशारा किया तो वो चारों ही हवेली से बाहर निकल गए। उनके जाते ही भार्गव ने अपने आंखों पर बड़े स्टाइल से गॉगल लगाया और वह भी तेज कदमों के साथ बाहर चला गया। अंजना भी वहीं पर गिरी हुई थी। ना तो किसी ने उसे पूछा और ना ही किसी ने उसकी तरफ देखा, लेकिन नंदिनी वह कैसे चुप रही थी। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे कदमों के साथ अंजना के पास चली गई और अंजना को देखते हुए बोली, ओ दीदी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि भार्गव आपके साथ ऐसा बिहेव कर सकता है। क्या उसे पता नहीं है कि आप उसे कितना ज्यादा प्यार करती है? इतना ज्यादा कि आज तक अवनी दीदी ने भी कभी उनसे इतना प्यार नहीं किया होगा। नंदिनी के ऐसे चील कटीली बातें सुनकर अंजना का दिमाग जोर जोर से फट रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे सहन नहीं हो रहा था। उसने गुस्से से नंदिनी को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोली, जट शट अप नंदिनी, और अपने कमरे में चली जाओ। मुझसे बराबरी करने की कोशिश भी मत करना। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देखकर नंदिनी ने मुंह बनाया और धीरे से बोली, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी, लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी मेरी किट्टी पार्टी है शाम को, मुझे पार्लर भी जाना है। कहकर वह अपने कमरे में चली गई। नवीन ने एक नजर अंजना को देखा और फिर वह भी ऑफिस के लिए चले गए। देवानंद सिंघानिया ने अंजना को देखा और कहा, देखा, मैंने कहा था पहले ही इस लड़के को अपने वश में रखना, लेकिन तुम इतना भी नहीं कर पाई। क्यों लाया था मैंने तुम्हें यहाँ पर, यही सब करने के लिए? देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर अंजना ने अपने जगह पर खड़े होते हुए कहा, इसमें गलती मेरी नहीं है, आपकी भी है। आपने भी तो उसे सर पर चढ़ा कर रखा है, तभी तो अब इस कदर आपसे बातें करता है। उसे भी तो कहा आपकी कदर है, अगर होती तो वह ऐसा नहीं होता। कहकर अंजना अभी भी अपना पैर पटकते हुए वहां से कमरे की तरफ चली गई। आज भार्गव काफी ज्यादा बिजी था। उसकी काफी ज्यादा मीटिंग थी, इसलिए भार्गव ना चाहते हुए भी सियारा के साथ जा नहीं पाया। आज ब्लैक ईगल इंडस्ट्री में काफी बड़ा तहलका मचा हुआ था। कल की वह न्यूज की भार्गव सुप्रीम डॉन बन चुका है और एक बात की भार्गव को किसी लड़के के साथ कमिटेड होने की न्यूज सामने आई है। आखिर भार्गव किसके साथ कमिटेड है, अंतरा के साथ या फिर सियारा के साथ? पर सियारा का नाम कहीं पर भी मौजूद नहीं था।
लेकिन उसकी धुंधली-धुंधली तस्वीर टीवी पर दिखाई जा रही थी, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता चल चुका था कि सुप्रीम डॉन के साथ-साथ भार्गव अब बैचलर नहीं रहा है, जिस कारण बहुत सारी लड़कियों का दिल टूट चुका था। तो वही उसके सुप्रीम डॉन बनने की न्यूज़ सुनने के बाद तो सबके दिल में और ज़्यादा खलबली मच गई थी कि अब भार्गव सिंघानिया क्या करने वाला है। क्योंकि इतने सालों से जिस घड़ी का वह लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी थी। क्या अब सिर्फ खून की नदियाँ बहेंगी या फिर कुछ और होगा? सभी लोग डरे हुए थे। आखिर अब यहाँ पर होने क्या वाला था? खन्ना विला। कामेश अपने कमरे में बैठा हुआ था और सामने चल रहे न्यूज़ को देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, क्योंकि सामने चल रहा सीन कुछ और नहीं, भार्गव और सियारा थे। जिस वक्त भार्गव का हाथ सियारा के कमर पर था और वह दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन सियारा का चेहरा उसमें ठीक से शो नहीं हो रहा था, जिस कारण किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर भार्गव सिंघानिया के बाहों में मौजूद ये लड़की दिख कैसी रही है। लेकिन उसकी बॉडी से इतना तो समझ आ रहा था कि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी। कामिश ने जोर से अपने टेबल पर रखे वास को उठाया और जोर से टीवी पर फेंकते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, नहीं नहीं भार्गव सिंघानिया, सियारा सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सिर्फ एक कारणवश तुम मुझे उससे छीन नहीं सकते। मैं उसे अपने पास लाकर ही रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, क्योंकि वो सिर्फ मेरी है। कहकर उसने अपना फोन लिया और किसी को फोन किया। तो दूसरी तरफ से उसे कुछ कहा गया, जिसे सुनकर कामेश के आंखों में चमक आ गई और होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए वो बोला, ठीक है, गाड़ियां तैयार रखो, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। कहकर वो जल्दी से रेडी होने के लिए चला गया। जब वह नीचे आया तो उसका पिता अरबाज खन्ना उसे देखते हुए बोले, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरबाज खन्ना माफिया का सेकंड लीडर था। उनका माफिया वर्ल्ड में काफी कुछ चलता था। कल जो अपमान हुआ था उसका बदला लेने के लिए उनके हाथों में इतनी ज्यादा खुजली हो रही थी कि वो अब बैठकर प्लान कर रहे थे कि कैसे भार्गव को नीचा दिखाया जाए। पर भार्गव को इतनी जल्दी नीचा दिखाना आसान बात नहीं थी, क्योंकि अब वो सुप्रीम डॉन बन गया था माफिया के ऊपर। इसलिए उससे उलझने के लिए सब लोगों को 100 बार सोचना तो पड़ेगा ही। कामिश ने अपने पिता को देखा और कहा, अगर भार्गव सिंघानिया को हराना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान काफी है, और वह है सियारा। और कुछ भी करके भार्गव सिंघानिया को मैं अपने पैरों के नीचे झुकाकर ही रहूंगा। आप सिर्फ देखना अब यह कामेश क्या करता है। उसकी बात सुनकर अरबाज बोला, ठीक है, जो कुछ भी करना है ठीक से करना, क्योंकि तुम्हें भी पता है वो भार्गव सिंघानिया है, उसकी पहुंच हमारे अंडरवर्ल्ड के बादशाह से है, और वह बादशाह कोई आम इंसान नहीं है। कामेश ने अपना सर हिला दिया और वहां से चला गया। आखिर कौन था माफिया अंडरवर्ल्ड का बादशाह, जिसे खुद सेकंड माफिया भी डर रहा था? इस बारे में जानने के लिए आप सबको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के लिए ये बड़ा बिग सरप्राइज होगा। कामेश तो वहां से निकल चुका था, लेकिन सब कुछ इतना उलझा हुआ था कि कामेश को भी पता नहीं था कि वह क्या करने जा रहा है, और ना ही भार्गव को पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दूसरी तरफ सनशाइन होटल होटल के 28 फ्लोर पर बालकनी में इस वक्त अंतरा और आरजू बैठी हुई थी। वहां पर काफी ज्यादा प्राइवेसी होने के कारण वो दोनों भी आराम से बैठी हुई थी। अंतरा ने आरजू को देखते हुए पूछा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं अंतरा रॉय हूँ और रॉय परिवार की इकलौती बेटी। अब तो तुमने मुझे पहचान लिया होगा।
उसकी बात सुनकर ही आरजू जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से सारा पानी बाहर आते आते बच गया और वह हैरानी से अंतरा को देखते हुए बोली, आई नो, मैं तुम्हें पहचानती हूँ। उसका रिएक्शन देखकर तो अंतरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानती ही नहीं और उसे अपने सामने देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई हो। लेकिन उसका वो रिएक्शन और उसकी वो बात दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। लेकिन आरजू पर अंतरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने उसके इस तरह से इंसल्ट की। पर इस वक्त उसे आरजू की काफी ज्यादा जरूरत होने के कारण उसने अपने गुस्से का घूंट वहीं पर पी लिया और अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बोली, या मुझे कौन नहीं जानता, आखिरकार मैं भी अंतरा रॉय हूँ। वह सब कुछ छोड़ो, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। आरजू ने अपना सर हिला दिया और कहा, बताओ तुम्हें क्या पता है कामेश के बारे में और वह कहाँ पर है। अंतरा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोली, कामेश तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुम्हें उसके बारे में पता नहीं। स्ट्रेंज। अंतरा की बात सुनकर आरजू को काफी गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, क्योंकि वह कल के बाद मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए मुझे लगा तुम्हें उसके बारे में कुछ पता होगा, बस इसीलिए पूछ रही हूँ। अंतरा ने आरजू के बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो वहां पर सिर्फ अपना काम करने आई थी जो उसे पूरा करना था। इसलिए उसने आरजू के बात को कोई जवाब ना देते हुए खुद ही उससे सवाल पूछा, उसके बारे में तुम्हें मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना पता है जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए वो छोड़ो और उससे पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। ये बताओ, सियारा और भार्गव एक दूसरे को कैसे जानते हैं। अंतरा की बात सुनकर आरजू ने गहरी सांस ली और कहना शुरू कर दिया, लगभग 1.5 महीने पहले। आज सियारा का बर्थडे था और वो बहुत खुश थी। आज कामेश ने उसके लिए क्लब में पार्टी रखी थी, जिस कारण सियारा बहुत खुश थी। सियारा को आज रेडी होने के लिए कामेश मॉल लेकर जाने वाला था। अपने माँ बाप को बाय कहकर सियारा कामेश के साथ कार में बैठ गई। सियारा के फैमिली में किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि सियारा किसी लड़के से प्यार करती है। कार में बैठते ही कामेश ने उसे साइड हग करते हुए बहुत ही प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे सी यू। सियारा ने खुश होकर कामेश को देखा और शर्माते हुए बोली, थैंक यू। कामेश ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे देखते हुए बोला, सो क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। सियारा ने भावुक होकर कहा, बस जिंदगी भर तुम्हारा साथ और कुछ नहीं, यही मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। सियारा की बात सुनकर कामेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है फिर, अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं चाहिए तो तुम मुझे गिफ्ट दे दो, क्या कहती हो, तैयार हो। कामेश के ऐसे कहने पर सियारा उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कामेश ने ऐसा क्यों कहा, पर कामेश को उससे कुछ चाहिए था तो सियारा मना कैसे करती। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया और खुशी खुशी बोली, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी। सियारा की बात सुनकर कामेश एकदम से खुश हो गया और फिर उसने एक तरफ गाड़ी मोड़ दी। इस वक्त वो लोग हाईवे से काफी दूरी पर थे, जहां पर ज्यादा गाड़ियां आ जा नहीं रही थी। गाड़ी साइड में रोकते ही सियारा ने कामेश की तरफ देखा तो कामेश ने अपनी सीट बेल्ट खोल दी और फिर सियारा के सीट बेल्ट को निकालते हुए वह उसकी तरफ घूम गया और उसे प्यार से देखते हुए उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, मैं बहुत कुछ मांग रहा हूँ तुमसे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता।
मैं भी एक लड़का हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी कुछ पर्सनल ऐसी चीज़ है जिसमें मैं महसूस करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करता और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही वो हक देना चाहता हूँ। इसलिए क्या तुम मेरे साथ वह सब कुछ करने के लिए तैयार हो? तुम्हें मैं फ़ोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन अब हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके हैं। मैं कभी भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं माँगा। एक किस तक मैंने कभी तुम्हें की नहीं, पर इस बार मैं सब कुछ चाहता हूँ। आज रात तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। अगर तुम्हारी हाँ है, तो तुम मुझे बस एक इशारा कर देना। और रही शादी की बात, तो तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं जल्द ही पापा का बिज़नेस सँभालने वाला हूँ और फिर तुम्हारे घर में हम शादी की बात चलाएँगे। कामेश की बात सुनकर सियारा एकदम से सुन्न पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि वह कामेश को क्या जवाब दे, क्योंकि आज तक, सच में आज तक, जब उनके रिलेशनशिप को 3 साल हो चुके थे, कामेश ने कभी भी ये डिमांड नहीं की थी। फिर अचानक से ही क्यों? उसके दिमाग में ये सवाल तो बहुत सारे आए हुए थे, लेकिन उसने इस वक्त अपना सर झटका और कहा, मैं सोचकर बताती हूँ। तो कामेश ने उसके बालों को चूम लिया और कहा, ठीक है, आज तुम्हारा फेवरेट खाना खाएंगे। कहकर उसने गाड़ी होटल की तरफ ले ली। शाम तक दोनों साथ में थे। फिर रात को उसने अपने दोस्तों के साथ सियारा के लिए पार्टी रखी हुई थी, जिस कारण उसने सियारा को ब्यूटी शॉप छोड़ दिया था और अब वो खुद रेडी होने के लिए चला गया था। पूरा प्लान हो चुका था। आरजू, आर्या सियारा को लेकर क्लब पहुंचने वाली थी। जैसे तय हुआ था, उसके मुताबिक सियारा को लेकर आर्या और आरजू क्लब पहुंच चुकी थी। आज पूरे क्लब में घमासान मचा हुआ था। कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट और सियारा के ऑफिस के कुछ कलीग्स भी वहां पर मौजूद थे। जब सियारा क्लब के एंट्रेंस पर पहुंच गई, तो पूरे क्लब में अंधेरा छा गया। तो आरजू ने उसे एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर सियारा ने अपना सर एक कदम आगे बढ़ाया। वैसे ही चारों तरफ अलग अलग कलर की लाइट ऑन हुई और उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। खुश होकर उसने सामने देखा, तो उसके सामने ही कामिश खड़ा था, जो उसे एकटक देख रहा था। सियारा काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने घुटनों के नीचे तक का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग को काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। ब्लैक कलर का वह शॉर्ट ड्रेस ज्यादा रिवीलिंग नहीं था, पर सियारा के गोरे बदन को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। हल्का स्मोकी लाइट मेकअप, खुले लंबे बाल जो एक साइड से पिनअप किए हुए थे, कान में छोटे छोटे टॉप्स, बस इतना ही पहना था सियारा ने। फिर भी वह गजब की सुंदर लग रही थी। सब कुछ खुशी खुशी हो रहा था। कामेश ने आगे बढ़कर सियारा का हाथ पकड़ लिया, तो सियारा ने भी अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में रख दिया। वैसे ही कामेश सियारा को लेकर स्टेज पर चला गया, जहां पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। दोनों ने मिलकर केक कट कर दिया। वैसे ही वहां पर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गूंजने लगा। उसी के साथ पूरे क्लब में तालियां की झंझनाहट फैल गई। केक कट होने के बाद सब लोग एंजॉय करने लग गए थे। कामिश ने सियारा को देखा और कहा, तुम भी एंजॉय करो, मैं थोड़ा दोस्तों के साथ हूँ। तो सियारा ने अपना सर हिला दिया। तो कामिश ने आरजू और आर्या को देखकर सियारा का ध्यान रखने के लिए कहा, और आर्या निखिल के साथ थी। वो दोनों कपल डांस करने में बिजी थे। सियारा आरजू के साथ बैठी हुई थी। आरजू की नजर कामिश के ऊपर थी। उसे कामिश से बात करनी थी, इसलिए उसने सियारा को देखते हुए कहा, तुम यहीं पर बैठी रहो, मैं बस अभी आई। सियारा ने अपना सर हिला दिया। आरजू कामिश की तरफ जा रही थी कि तभी उसके कान में उसके दोस्तों की और कामिश की आवाज सुनाई पड़ी। आज अगर उसने मना भी कर दिया ना, फिर भी मैं उसे आज अपना बनाकर ही रहूंगा, देखना तुम लोग। उसकी बात सुनकर उसका दोस्त हंसते हुए बोला, ओह, तो तुम चैलेंज दे रहे हो, चलो।
देखते हैं कि सच में तुम ऐसा कर भी पाते हो या नहीं। कामेश ने अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लिए कहा, देखना तुम आज, वो मुझे मना बिल्कुल भी नहीं करेगी। कहकर उसने सियारा की तरफ देखा तो सियारा सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी। आरजू ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और धीरे से बोली, नहीं नहीं कामेश, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। वो लोकल क्लास लड़की तुम्हें बिल्कुल भी मैच नहीं करती। भले तुम उसे बाद में छोड़ भी दो, लेकिन तुम पर सिर्फ मेरा हक है, उस मिडिल क्लास सियारा का नहीं। कहकर वो सियारा की तरफ गई और सियारा के पास बैठते हुए बोली, सीयू, आज तुम वाइन पी लो। इस सॉफ्ट ड्रिंक में क्या रखा है? आरजू की बात सुनकर सियारा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे वो सब कुछ पसंद नहीं, तुम्हें पता है ना। तो आरजू ने अपना सर हिला दिया और चुपके से वेटर को कुछ इशारा किया। उसके बाद उसने सियारा की तरफ देखते हुए कहा, पता है, अभी अभी मैं वहां से गुजर रही थी तो कामेश के दोस्त उसे क्या कह रहे थे कि वह तुम्हें छोड़ दे क्योंकि तुम कामेश से प्यार नहीं करती। ऐसा सुनते ही सियारा हड़बड़ा गई और घबराकर आरजू को देखते हुए बोली, नहीं तो ये सब कुछ झूठ है। तुम्हें भी अच्छे से पता है मैं कामिश से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। तो आरजू ने अपना सर हिलाते हुए कहा, लेकिन उनके बीच चैलेंज लगा है। अगर तुमने आज उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं की तो वो कल तुम्हें छोड़ देगा और फिर कभी तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेगा। इतना प्योर इंसान है वह। 3 साल तक उसने तुम्हें छुआ तक नहीं, और अब जब बात उसके मर्दानगी पर आई है तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। आरजू की बात सुनकर सियारा के दिल में हलचल मच गई। घबरा कर उसने सामने रखा हुआ गिलास उठा दिया और अपने एक सांस में उस गिलास में रखी हुई वह ड्रिंक गटक ली। वैसे ही उसका सर एकदम से चकरा गया। उसने अपने सर को झटका मारा और बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये कितना कड़वा था पर ठीक था। कहकर उसने फिर से सामने रखा और ग्लास उठाकर गटक लिया और फिर आरजू की तरफ देखते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ उसी से प्यार करती हूँ। मैं अभी उसे जाकर बताती हूँ। कहकर सियारा अपनी जगह पर खड़ी हो गई। लड़खड़ाते हुए वह कामिश के पास जाकर खड़ी हो गई। कामिश ने उसे देखते हुए हैरान होते हुए बोला, तुमने ड्रिंक की है? तो सियारा ने बेचारा सा छोटा सा मुंह करके अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। देखा, मैं ठीक ठाक हूँ। कहकर उसने अपने चेहरे पर प्यारे से मुस्कान लिए कामिश को देखा तो कामिश ने हंसते हुए अपना सर हिला दिया और कहा, लगता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। चलो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं, नहीं तो तुम्हें कमरे में लेकर चला जाता हूँ। तो सियारा ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे भी यही कहना था। कामेश, मैं तुम्हारी पूरी तरीके से तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ। कहकर सियारा ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा दिया। वहीं उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक हो गए क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। कामेश ने सियारा के दोनों हाथों को हटा दिया और खुश होकर बोला, क्या तुम सच कह रही हो? सियारा ने अपना सर हिला दिया। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से चेयर अप करने लगे। कामेश खुश हो गया और सियारा को वहां से लेकर चला गया। वही आरजू ने जब ये देखा तो उसने जल्दी से अपनी जगह पर खड़े होते हुए यहाँ वहां देखते हुए वो कॉरिडोर की तरफ चली गई और किसी को फोन लगाने लगी, पर किसी का फोन नहीं लग रहा था। तभी वहां पर एक इंसान आया जिसके चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था।
उसने आरजू को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, लगता है तुम किसी का इंतजार कर रही हो। आवाज सुनकर आरजू ने घबराकर उस इंसान को देखा और घबराते हुए बोली, हाँ, पर तुम कौन हो? उस इंसान ने आरजू को देखते हुए कहा, उससे कोई मतलब नहीं कि मैं कौन हूँ, पर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाकर कहा, ठीक है। वो कमरा दिख रहा है और वह दोनों कपल जो अंदर जा रहे हैं। तुम उस लड़की को अंदर इंतजार करना और उसके साथ जो चाहे वो करे, लेकिन वह लड़की बाहर नहीं आनी चाहिए। आरजू की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई, पर मार्क्स होने के कारण वह आरजू को दिखाई नहीं दी। वो इंसान आरजू के साथ आगे गया और उसे कमरे में चला गया। आरजू जल्दी से कामेश सियारा के पास गई और उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे कामेश, सुनो ना, मुझे पता है तुम दोनों को बहुत जल्दी है, लेकिन सियारा और तुम्हारा फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसके लिए कुछ तो तैयारी करनी चाहिए ना। मैं इसको रेडी करके रखती हूँ, तुम उस कमरे में जाओ, मैं उसे वहीं पर भेज दूंगी। उसकी बात मानकर कामेश ने खुश होकर अपना सर हिला दिया और वो वहां से चला गया। आरजू ने सियारा की तरफ देखा और फिर उस कमरे के अंदर लेकर चली गई और सियारा को बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम यहीं पर बैठो, मैं कामेश को भेजती हूँ। नशे में होने के कारण उस पर ठीक से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर हिला दिया। उसके बाद आरजू वहां से सीधा दूसरे कमरे में चली गई और रेडी होकर वह कामेश जिस कमरे में था उस कमरे में चली गई। कहकर आरजू शांत हो गई। फ्लैशबैक एंड। आरजू की बात सुनकर अंतरा ने उसकी तरफ देखा और घबराकर बोली, तो इसका मतलब सियारा के साथ उस रात कौन था? आरजू ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बाद मैं कामेश के साथ थी और मेरी आंख सुबह तब खुली होगी जब लगभग घड़ी में 11 बज रहे थे। अंतरा ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और घबराकर बोली, इसका मतलब उस रात जो मार्क्स वाला आदमी था वो भार्गव होगा। पर भार्गव को ऐसे क्या जरूरत पड़ गई जो वो सियारा के कमरे में चला गया? क्या किसी ने उसे ड्रग्स दिया था? पर उससे तो कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके एक इशारे पर वो 100 लड़कियां उसके पास आ जाती। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो भार्गव उस लड़की के पीछे चला गया था? देखो, तुम अगर मुझसे कुछ छुपा रही हो तो मैं कह रही हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। आरजू ने अपना सर ना में हिला दिया। आरजू की ना सुनकर अंतरा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आरजू ने अंतरा की तरफ देखा और कहा, कामेश के बारे में तो बताने वाली थी तुम। अंतरा ने अपने चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट ली और कहा, पता तो बहुत कुछ है, लेकिन यह वक्त सही नहीं है। मुझे कहीं पर जाना है, बाद में मिलेंगे। कहकर अंतरा वहां से चली गई। आरजू ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और धीरे से बोली, चालाक लोमड़ी, मुझे पता ही था कि यह लड़की ठीक नहीं है। अच्छा हुआ जो मैंने आधी सच्चाई ही इसे बताई, नहीं तो ये तो बेमौत मारी जाती, उसके साथ मैं भी। कहकर उसने गहरी सांस ली और किसी को मैसेज सेंड कर दिया और अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते बोली, ही इज नॉट अ मैन, ही इज अ डेविल, ही इज अ डेविल, वेरी वेरी स्कैरी इविल डेविल। दूसरी तरफ सियारा, तनिष्क, अन्वी, तृषा यहाँ वहां घूम रहे थे। भार्गव ने उनके लाइट बॉडीगार्ड पहले ही अरेंज कर दिए थे, जिसके बारे में सिर्फ उसे पता था। तनिष्क, तृषा, अन्वी, सियारा, इन दोनों को कोई खबर नहीं थी कि उनके पीछे बॉडीगार्ड्स और भार्गव की नजर उन पर ही है।
वो आराम से एंजॉय कर रहे थे। अन्वी, तृषा, सियारा का पूरा ध्यान रख रही थी। सियारा भी काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। सब घूमकर वो शाम तक एक गार्डन में आ गए थे। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बहुत पुराना पेड़ होने के कारण वहां पर काफी अच्छे से उस पेड़ की परछाई गिरी हुई थी और हवा भी ठंडी ठंडी वहां पर बह रही थी। सामने ही छोटे छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। लगभग शाम के 4, 4:30 बज रहे थे। काफी सुहाना मौसम होने के कारण सियारा का मन एकदम से प्रसन्न हो गया था। सब शांति से बैठे हुए थे कि तभी तनिष्क ने सियारा को देखते हुए पूछा, आप कहाँ की रहने वाली है? मतलब भाभी और आपके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? आपकी फैमिली में कौन कौन है? तनिष्क के ऐसे पूछते ही सियारा एकदम से मायूस हो गई और अपना सर झुकाकर बैठ गई। इतने दिनों से माँ बाप से दूर थी वो, पर किसी ने भी उससे पूछताछ करने के लिए एक फोन तक नहीं किया था। ना ही ये जानने की कोशिश की थी कि उनकी बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। इस हवस भरी दुनिया में कैसे अकेली जीती होगी, कहाँ पर गई होगी, कुछ भी उन्होंने पता लगाने की कोशिश नहीं की। उनकी भी भला क्या गलती थी? आरजू ने उनके दिमाग में कुछ ऐसा भर दिया था जिससे वो सब लोग सियारा से नफरत करने लगे थे। लेकिन सच में क्या ये खेल आरजू का था? क्या इस खेल में पीछे और कोई मास्टरमाइंड था? उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था खुद सियारा को ही पता नहीं था। सियारा को शांत देखकर तनिष्क ने अन्वी और तृषा की तरफ देखा तो उन दोनों ने भी अपने कंधे उचका दिए। तनिष्क ने बात को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आपके फैमिली के बारे में, बस इसलिए पूछा। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। तनिष्क की बात सुनकर सियारा हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, फैमिली होकर भी नहीं है, उनके बारे में क्या बताना आपको। मेरा एक छोटा भाई है, छोटी बहन है और माँ बाबा है, लेकिन अब मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। कहकर उसने अपना सर घुमा दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। वैसे उसकी नजर सामने चली गई। वहां पर कोई बंदूक का निशान लगाकर बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। थोड़ी दूरी पर खड़ा हो था, फिर भी उसकी नजर और उसका ट्रिगर पर हाथ देकर सियारा अंदर तक हिल गई। सियारा को ऐसे देख तनिष्क, तृषा और अन्वी का ध्यान भी सियारा के ऊपर था। उसके माथे पर लाल रंग का निशान देखकर वो तीनों भी अलर्ट हो गए। पर किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही सियारा के सामने भागते हुए एक गोली आई, जिसे देखकर तनिष्क एकदम से हड़बड़ा गया। सियारा के प्रोटेक्शन के लिए जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी सतर्क हो गए, लेकिन किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही वो गोली जाकर सियारा के माथे पर लग गई। पर वो गोली माथे पर लगकर नीचे गिर गई और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। लगभग 10 मिनट बाद वहां का धुआं पूरी तरीके से गायब हो गया। वैसे ही सब लोग यहाँ वहां देखने लगे। तृषा, अन्वी और सियारा तीनों भी गायब थी। तनिष्क ने अपने सर पर हाथ रखा और घबराते हुए यहाँ वहां देखते हुए बोला, हे भगवान, ये तीनों कहाँ पर चली गई? अब मैं क्या करूं? कहकर यहाँ वहां ढूंढते हुए वो अपने गार्ड्स से बोला, उन्हें ढूंढो। गार्ड्स भी काम पर लग गए थे। तनिष्क तो अभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी तो डर के मारे बुरी तरीके से पागल हो चुका था। उसने घबराते हुए खुशल को फोन किया। खुशल इस वक्त सामने खड़े मॉडल की तरफ ठीक से देख रहा था, क्योंकि वह आंखों से ही उसका मेजरमेंट ले रहा था। उस लड़की ने अपने कमर पर हाथ रखा और अपने फिगर दिखाते हुए बोली, मेरा फिगर देखो मिस्टर बख्शी, कितना खूबसूरत हूं ना मैं, क्या कहते हो? खुशल ने उसे बुरी तरीके से इग्नोर किया और फिर वहां पर खड़े मास्टर को देखते हुए बोला, इसका नाप लो। कहकर वो दूसरी तरफ जाने लगा तो वो लड़की खुशल को देखते हुए बोली,
ऐसे तो इग्नोर मत करो। पर कुशल ने कोई जवाब नहीं दिया कि तभी उसके पैंट में के जेब में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा। उसने फोन उठाकर देखा तो तनिष्क का नाम देखकर उसने तुरंत फोन कान पर लगाया और दूसरी तरफ चला गया। यहाँ से तनिष्क घबराया हुआ बोला, खुशल भाई बचा लीजिए। आज आज 100% मैं 100% कह रहा हूँ, मुझे बड़े भाई मार देंगे। आज मुझे सच में बड़े भाई मार देंगे। उसके ऐसे कहते ही कुशल ने हंसते हुए कहा, अब क्या कर दिया तुमने? तनिष्क ने लगभग रोते हुए कहा, हम यहाँ पर घूमने आए थे। भाई को पता था, लेकिन अचानक भाभी, अन्वी और तृषा गायब हो गई है और उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं क्या करूं? अब भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तनिष्क जो ये सब कुछ रोते रोते कह रहा था, वही कुशल तनिष्क पर हंस रहा था। उसके ऐसे कहते ही उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और वह घबराते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो तनिष्क? पागल हो गए हो क्या? तनिष्क ने रोते हुए कहा, नहीं भाई, बचा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बचा लीजिए। उसने घबराए हुए देखकर कुशल ने कहा, अच्छा ओके ठीक है, तुम रो मत, मैं कुछ करता हूँ। कहकर उसने फोन रख दिया और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, यार मैंने इसे फिर भी कहा था कि इतना बड़ा रिस्क मत लिया कर, लेकिन ये सुनेगा तब ना। उसने गहरी सांस ली और भार्गव को फोन कर दिया। दूसरी तरफ भार्गव को इस वक्त अपने दूसरे ऑफिस में आया हुआ था। उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। पूरा स्टाफ वहां पर मौजूद था। सुप्रीम डॉन बनने के बाद उसने काफी सारे चेंजेस किए थे। उसके बारे में जय सबको बता रहा था और जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो भार्गव खुद सब लोगों को समझाने में लगा हुआ था, क्योंकि अब सब कुछ नए दाम में बेचे जाने वाला था, जिस कारण प्रोडक्ट में भी कुछ चेंज किए गए थे। इस बारे में इस वक्त सब लोग चर्चा कर रहे थे कि तभी भार्गव का फोन रिंग होने लगा। भार्गव एक नजर फोन को देखा तो उस पर खुशल का नाम शो हो रहा था। वैसे भी खुशल इस वक्त उसे क्यों फोन कर रहा है ये उसे पता नहीं था, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग में होने के कारण उसने फोन को इग्नोर कर दिया और मीटिंग अटेंड करने लगा। लेकिन खुशल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बार बार फोन करता जा रहा था, जिस कारण इरिटेट होकर भार्गव ने फोन उठाकर कान पर लगाया और बस इतना ही कहा, दूसरी तरफ से खुशल ने अपना थूक निगला और धीरे से हकलाते हुए बोला, वह भाभी तनिष्क पर हमले हुए, भाभी तृषा और अन्वी गायब है। खुशल का बस इतना कहना था कि भार्गव जो अभी भी उसकी बात सुन रहा था, वो एक झटके में अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसकी माथे की नसें धीरे धीरे फूल गई। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसे गुस्से में देखकर सब लोगों की आत्मा तक अंदर तक हिल गई। कहाँ चली गई सियारा? क्या होगा अब आगे? क्या भार्गव बचा पाएगा सियारा को? जानने के लिए बने रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।